नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका कोर्स में। दोस्तों, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, इस समय एक भूत ऐसा है जिन्होंने इन दोनों सरकारों की नाक में दम कर रखा है और वो है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप किसी मंत्री के सामने इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम ले दीजिए और वो सीधे आपको पलंग के नीचे दिखाई देगा। तो क्या है ये प्रवर्तन निदेशालय और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? हमारे पुराने समय में गांव में ऐसा हुआ करता था कि अगर आप आइसक्रीम खरीद रहे हैं तो उसके बदले में आप अनाज दे दिया करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोल देते हैं कि भैया मैंने आपसे अनाज लिया और बदले में आपको चावल दे दिया। तो ये व्यवस्था पहले हुआ करती थी और हो सकता है आज भी कुछ गांवों में ऐसा आपको देखने को मिले। बाल बेचने वाला आ जाता है, बाल ले लेता है आपसे, बदले में आपको पैसे दे देता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं आज भी लागू हैं। अब सोचिए कि आप किसी समय अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं और आप कहें कि यार इस साल जो है बच्चों ने कंचे खेले नहीं है, उन्होंने सारा दिमाग जो है अपना मोबाइल में घुसा दिया है, वो वहां फूक रहे हैं, कंचे ज्यादा हो गए यार, बदले में कंचे ले लो। तो ऐसी संभावना है नहीं कि अमेरिका हथियार के बदले आपसे कंचे ले लेगा और गोटियां खेलेगा। तो यही व्यवस्था, यही सिचुएशन 1939 के आसपास थी। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो उस समय हमारे ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। जी हाँ, और अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, भारत की प्रतिरक्षा नियम 1939 बनाए। ऐसे क्यों बनाए? दरअसल उस समय हमारे ऊपर जैसे अंग्रेजों का कब्जा था, तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भैया एक तरफ तो हम हिटलर से लड़ाई लड़ें और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तानी है वो हमारे नाक में दम कर दें, हमारा कॉलर खींच लें, क्योंकि यही अच्छा समय है, ये लड़ाई में व्यवस्था है और इनसे अपनी जो है आज़ादी ले लेते हैं। तो हिंदुस्तान के संदर्भ में उन्होंने ये नियम बनाए जिससे कि हिंदुस्तानियों को कंट्रोल में रखा जा सके, लिमिट में रखा जा सके। और इसी नियमों के अंतर्गत एक नियम था फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित, था एनिमी को फाइनेंशियल रूप से मदद करने के संदर्भ में, उससे संबंधित। वो ये कहता था कि अगर भैया आप किसी समय एनिमी को, अपने एनिमी कंट्री को पैसा उठाने में मदद कर रहे हैं, उसको लोन दिलाने में मदद कर रहे हैं, या किसी तरीके से पैसे का इस तरीके से आवागमन कर रहे हैं कि भैया एनिमी जो है उसको फायदा हो रहा है, तो आपको अपराधी माना जा सकता था और आप पर मुकदमा चलाया जा सकता था, सजा दी जा सकती थी। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज था, जो विदेशी मुद्रा थी, जो हम कंचों की बात कर रहे हैं कि लेन देन कंचों में नहीं हो सकता, लेन देन विदेशी फॉरेन एक्सचेंज में ही होगा, करेंसी में ही होगा, डॉलर में ही होगा, यूरो में ही होगा। तो हम अमेरिका से खरीदारी कर रहे हैं तो हम उसको डॉलर में भुगतान करेंगे, हम इंग्लैंड से खरीदारी कर रहे हैं तो हम उसको यूरो में भुगतान करेंगे। तो और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज बहुत लिमिटेड था, इस पर कंट्रोल पाने के लिए, इस पे किसी तरीके की कोई ऊंक चूक ना हो, उससे निपटने के लिए ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1939 बनाए। अब इसके बाद हुआ ये कि भारत आजाद हुआ, लेकिन 1947 में वो जो सिचुएशन थी फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित, वो कंटिन्यू कर रही थी। फॉरेन एक्सचेंज बड़ा लिमिटेड था हमारे पास, विदेशी मुद्रा बड़ी सीमित थी और इसीलिए उसकी सुरक्षा, गलत तरीके से उसका खरीद फरोख्त जो है वो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता था। और इसीलिए हमने 1947 में बनाया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो इन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो अपराध थे उसके रिलेशन में ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1947 बनाया गया। और इस एक्ट में पहली बार, यहाँ पर हमें पहली बार एनफोर्समेंट यूनिट देखने को मिलती है। तब इसको एनफोर्समेंट यूनिट बोला जाता था, ना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और उस समय पहले ये किसी और विभाग के अंतर्गत में हुआ करती थी। 1960 में इसको फिर जो रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंतर्गत इसको ला दिया गया। तो यहाँ पहली बार हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखने को मिलती है एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में। धीरे धीरे इस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1947 में परिवर्तन हुए, 1973 में चेंजेस हुए, इसमें और चीजें जोड़ी गई। और जैसा हमने देखा कि 1991 में क्या हुआ, हमारा जो मार्केट था वो सभी देशों के लिए खोल दिया गया, प्राइवेटाइजेशन को हमने अलाउ कर दिया उस समय। क्योंकि आप देखिए ये जितने भी नियम कानून थे पहले वाले, ये सब फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित थे, विदेशी मुद्रा से संबंधित थे। तो भारत में अगर कोई विदेशी मुद्रा आएगी तो उस संदर्भ में ये कानून लग सकते थे। लेकिन जब हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी जो है वो दूसरे देशों के लिए खोल दी, तो जाहिर सी बात थी कि अब बाहर से पैसा आएगा,
विदेशों का पैसा आएगा, और ये नियम कानून तब एक अड़चन के रूप में साबित हो सकते थे। और इसीलिए बहुत जगह से ऐसे सुझाव देखने को मिले कि इस फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट जो अधिनियम है, एक्ट है, इसमें चेंज किए जाए। और यहाँ पर हमें नया एक अधिनियम देखने को मिलता है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यहां तक भी ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थी, इसकी जो शक्तियां थी, इसका जो काम था, वो ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित ही था, उनके आदान प्रदान से संबंधित ही था। लेकिन ये उस समय तक जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो काला धन है, उसके रेस्पेक्ट में ये काम नहीं कर रहे थे। और बाद में जब 2002 में PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी शक्तिशाली हो गई जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। उसकी कल्पना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो पैसा दबा के बैठे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये सीबीआई से कैसे पावरफुल है, या जो सरकार है वो सीबीआई से क्यों जांच नहीं करवा रही है? चाहे वो पश्चिम बंगाल का मंत्री हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मंत्री, उनकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों कर रही है? तो ये जो हमने अधिनियम देखा, एक्ट देखा, PMLA एक्ट 2002 का, इसमें इस तरीके की बातें जोड़ी गई जिससे कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो गई, और समय समय में इसमें बदलाव किए जाने लगे। हुआ क्या, सबसे पहले पावर टू अरेस्ट की बात करें तो इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, और कई मामलों में तो ये बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। आमतौर पर हम ये देखते हैं, आप लोग सब आजकल बहुत जागरूक हैं कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो वो आपको कारण बताती है, आपको वारंट दिखाती है कि भैया आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अन्यथा आपको गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसी भी शक्तियां हैं कि कुछ एक मामलों में वो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, जिससे कि इसकी शक्तियां जो हैं वो सीबीआई से ज्यादा हो जाती हैं। साथ ही साथ ये आपकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है, मतलब प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है 180 दिनों के लिए, या आपकी प्रॉपर्टी जो है जब्त कर सकती है। उस बीच में आपको अपील वगैरह करने का अधिकार होता तो है, लेकिन आप सोचिए, आपने काला पैसा कमाया, आपको लग रहा है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपने इतना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है, लेकिन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके पास ये पावर है कि भैया आपके बैंक अकाउंट सीज हो गए, आपकी प्रॉपर्टी पे जो है वो ताला लगा के वो लाल मोम से जो मोहर छाप देते हैं वो हो गया, अब आप ना इसमें जा सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच कर ली जाती है। साथ ही साथ जो पुलिस की पावर्स हैं वो इसके पास होती हैं, उसमें भी सीबीआई से एक कदम आगे जाकर पावर इनको ये होती है कि इनको कोई रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो ये जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शुरू में जैसे सीबीआई को एक फॉर्मल प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि भैया वो लिखा पढ़ी करेंगे, इस संदर्भ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ये पावर होती है कि वो ये जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, लिखा पढ़ी के, इसको बाईपास कर दें और काम पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ अगर स्टेट परमिशन की बात करें तो जैसे सीबीआई क्या है, एक पुलिस फोर्स है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस का एक एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है ये एक पुलिस फोर्स है। और अगर आपने कभी गौर किया ही होगा, आप देखेंगे कि बिहार पुलिस की यूनिफॉर्म जो होती है वो अलग होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होती है, महाराष्ट्र पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जैसे हमारे घर में कुछ एक केसेस जो होते हैं, कुछ एक आइटम्स जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं कि ये मामला तो जो है मम्मी करेंगी, ये मामला पापा करेंगे। क्या करेंगे कि भाई स्कूल में एडमिशन है तो वो पापा की जिम्मेदारी है, यूनिफॉर्म देखना है तो वो मम्मी की जिम्मेदारी, ये काम बटे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके बीच में भी काम बटे हुए हैं। क्या, जैसे अगर डिफेंस है तो उसको केंद्र देखेगा, लेकिन अगर पुलिस है तो उसको स्टेट देखेगा। यानी पुलिस के केस में केंद्र जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और इसलिए हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की यूनिफॉर्म अलग है, महाराष्ट्र की यूनिफॉर्म अलग है, क्योंकि वो स्टेट के अंतर्गत आता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब क्योंकि सीबीआई एक पुलिस फोर्स है, तो इस संदर्भ में अगर सीबीआई किसी स्टेट में केस करती है या वहां पर उसको जांच पड़ताल करनी होती है, तो वहां पर उसको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मान लीजिए वेस्ट बंगाल में अगर ये ईडी जो है इस तरीके से छापेमारी कर रही है, अगर ये सीबीआई होती तो यहाँ पहले इनको एक अर्जी लेके जाना पड़ता, ममता जी बताइए करें कि ना करें, और उसमें सीधी सी बात है भाई कोई मंत्री क्यों देगा?
ऐसा हुआ, सीबीआई का जब गलत इस्तेमाल होने लगा तो जो 9 राज्य थे उन्होंने परमानेंटली बैन ही कर दिया कि भैया हम सीबीआई को जो है परमिशन देंगे ही नहीं। तो इसीलिए, और सीबीआई भी कम नहीं है, सीबीआई भी जो है इसका तोड़ निकाल लेती है। ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली में जो है केस रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अंतर्गत में आता है, तो ये वहां केस रजिस्टर कर देते हैं। वहां केस रजिस्टर होने के बाद ये पावर हो जाती है कि अब वो दूसरे स्टेट में जाके परमिशन सर्च वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो केस जो है वो दिल्ली में रजिस्टर है, वहां से रिलेटेड है। तो ये इसका एक लूप होल, एक इसका तोड़ इन्होंने निकाल लिया। लेकिन बावजूद इसके अगर इसको देखें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, तो यहाँ पर इस तरीके की किसी परमिशन की जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए ये सीबीआई से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। दूसरी बात जो है, जो पीएमएलए एक्ट हम बोल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो अवैध काला धन है उसको रोकना, उससे संबंधित जो अधिनियम है, इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अपराधी माना गया है तो इनोसेंट प्रूफ करने का जो बर्डन है वो उस पर्सन पर आ जाता है। मान लीजिए मैं अगर मुझ पे अगर ये आरोप लगाया गया है कि मैं अपराधी हूं, मेरे पास बहुत काला धन है, तो यह लायबिलिटी मेरी हो जाएगी कि मुझे अपने आप को इनोसेंट साबित करना होगा। ये पूरे भारत के जुडिशियल सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जहां आपको तब तक अपराधी नहीं माना जाता है जब तक ये साबित ना हो जाए कोर्ट में कि आपने अपराध किया, तब तक आप इनोसेंट रहते हैं, आप निर्दोष होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर आपको ये साबित खुद करना होता है कि आप निर्दोष हैं। ये थोड़ा सा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के संदर्भ में इसको ज्यादा पावरफुल बनाता है, और इसी वजह से सीबीआई की बजाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले जो हैं हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात करें उन लोगों की जो ऐसे अपराध करते हैं और भारत से भागकर विदेशों में चले जाते हैं, तो उस संदर्भ में 2018 तक ऐसा कोई कानून हमारे पास नहीं था। 2018 में ये कानून बनाया गया जिसमें कि जो लोग भारत में इस तरीके से चोरी करते हैं, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और काले धन का इधर उधर करते हैं, तो उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब अटैच कर सकती है। 2018 से ऐसा ये नियम कानून बनाया गया, और ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो वेबसाइट है उस पर आपको तमाम लोगों की लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें ये भाई साहब नीरव मोदी और तमाम मेमन और पता नहीं हजरा, तमाम ऐसी किस्म के नाम आपको देखने को मिलेंगे। और जहां पर ये एक रेड नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, ये आप इंटरपोल का रेड नोटिस देख रहे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति इंटरपोल के जो ऑफिस है अगर इनको देखता है तो वहां पर जो है इनके बारे में जानकारी दे सकता है। अब बात करें अगर कि परफॉर्मेंस कैसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, 1956 में हमने इसको बनते हुए देखा, लेकिन जब आप आंकड़े सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। अचंभित इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, आप देख रहे हैं कुछ एक दिनों से ये बहुत बड़ा महाकाल हवा बन के सामने नजर आ रहा है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से इसका आप सक्सेस रेशियो देखेंगे तो वो 0.50% से भी कम है। जी हाँ, 0.50% से भी कम है। कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के अंतर्गत रजिस्टर हैं, जिसमें से केवल और केवल 25 के आसपास लोगों को ही सजा ये दिलवा चुकी है। अब यहाँ पर थोड़े से बदलाव हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जैसे 25 केस हैं और टोटल 5000 केस हैं रजिस्टर, तो 0.50% से भी कम इनका सक्सेस रेशियो हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि सरकार बदलने के बाद इनकी परफॉर्मेंस में भी थोड़े बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। इनका जो कन्विक्शन रेट है, अपराधी सजा दिलवाने का जो इनका रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जहां 2002 से, एक एग्जांपल के तौर पर 2002 से 2017 तक इन्होंने सिर्फ 3 लोगों को सजा दिलवाई, वहीं 2017 से आगे 8 महीने में इन्होंने 9 लोगों को कन्विक्ट ठहरा दिया। तो इस तरीके से अब क्योंकि जैसे इनके पास शक्तियां बड़ी हैं, जैसे इनके पास पावर है, तो सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि विपक्षी जो दल हैं उनके द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया सरकार जो है अपने फायदे के लिए, हालांकि इसको बनाया खुद कांग्रेस ने ही था, तो इसका इस्तेमाल कर रही है, और विपक्षी जो लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको दबाने के लिए इस प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक केस भी हुआ बहुत हाल फिलहाल में,
जिसका जो रिजल्ट है अभी 27 जुलाई को ही सामने आया है, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सामने आई कि ईडी जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी को इस तरीके की पावर्स नहीं मिलनी चाहिए, वो जाके कहीं भी खोजबीन कर ले, सर्च कर ले और अरेस्ट कर ले। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना है कि ईडी की पावर्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसने जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत ईडी को अरेस्ट करने की, प्रॉपर्टी अटैच करने की, सर्च करने की पावर है, उसको वैलिड माना है। और ये सारे जो मामलात मिलते हैं, इनकी वजह से ही जो ईडी है उसकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है, जिससे आजकल जो विपक्ष है वो घबराने लगा है और इसी वजह से ये सीबीआई से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जी हाँ।